Okay. Uh, Hello, students. I am Professor Vivek Wankhede and we are studying here मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें पहला टॉपिक, लास्ट वाले टॉपिक हमने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी देख ली थी। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ओके। सो फॉरेन ट्रेड, इस वर्ड से आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि फॉरेन ट्रेड मतलब फॉरेन में ट्रेडिंग या फॉरेन से ट्रेडिंग। So these are the set of guidelines governing and regulating the import and export of goods and services। गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती हैं, दोज पॉलिसीज आर फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। इनको एग्जिम पॉलिसीज भी बोलते हैं। एग्जिम मतलब ई एक्स फॉर एक्सपोर्ट, आई एम फॉर इम्पोर्ट। तो सपोज अ क्वेश्चन कम्स विथ दिस एग्जिम नेम, तो भी वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज ओनली। ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ये फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 से मतलब रेगुलेट होती है। अब आपको बताते हैं, देखो कोई भी जब पॉलिसी बनती है ना, तो इट हैज़ टू हैव एन एक्ट बिहाइंड इट। मतलब किसी पर्टिकुलर एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है, उस एक्ट पे बेस्ड ये पॉलिसीज होती हैं। सो दिस इज रेगुलेटेड बाय फॉरेन ट्रेड एक्ट, प्रिटी सिमिलर नेम, फॉरेन ट्रेड एक्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन के टारगेट से ये एक्ट बनाया गया था। ये जो एक्ट है, इस एक्ट में जो सेक्शन नंबर 5 है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना, उसमें सेक्शन 5 है इस एक्ट का। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी देता है कि वो फॉरेन की जो भी फॉरेन ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनको बना सकते हैं, यानी कि फॉर्मुलेट कर सकते हैं, उनको इंट्रोड्यूस यानी कि लॉन्च कर सकते हैं, और अमेंड कर सकते हैं यानी कि उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। दिस सेक्शन 5 ऑफ एफटीए गिव्स दैट राइट और अथॉरिटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ही ये फॉरेन ट्रेड आता है, और उसमें जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब दिस इज अ डिपार्टमेंट क्रिएटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसमें ये डायरेक्टरेट है जहाँ पे कि पूरी टीम बैठती है इनकी। एंड दिस इज द एंटायर गवर्निंग बॉडी जिनका काम है प्रमोट करना फॉरेन ट्रेड को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना और उससे रिलेटेड फैसिलिटेशन देना। यानी कि इफ़ यू नीड सम लीगल क्लियरेंस, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से चाहिए, क्या चाहिए, तो वो ये आपको प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके। सो दिस इज दैट। देन व्हेन यू सी द ऑब्जेक्टिव्स, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, एग्जिम प्रोसेस जो इंडिया में नया था उस टाइम पे, उसको ग्रो करना। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट का बुक होता है जिसमें जितने भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे नोट होते हैं फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। टू एनहेंस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, दूसरे देशों के साथ अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना। वर्कफोर्स एनवायरनमेंट जनरेट करना, यानी कि जब आपको फॉरेन के लेवल की या उस क्वालिटी की चीज़ें चाहिए जो दूसरे देश के लोग पसंद करें, तो उसके लिए देन वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट, वैसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना पड़ता है। टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बेस्ट क्वालिटी, वो तो है ही कि जब ऐसा होता है ना, जब घर में अपन को खाना खाना होता है तो अपन तो नॉर्मली दाल खिचड़ी खा लेते हैं, नॉर्मल खिचड़ी भी खा लेते हैं। बट देन यदि कोई आ रहा है तो देन वही खिचड़ी भी यदि बनेगी तो क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यू यूज़ अ बेटर राइस और समथिंग द कुकिंग मेथोडोलॉजी। तो दिस चेंजेस आर बिकॉज यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट आउटसाइड, तो उसके लिए ये बेस्ट क्वालिटी दी जाती है। देन सम एफ टी पी फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कुछ पॉलिसीज़ के नाम यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। और पिछले कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा नई पॉलिसीज़ आई हैं, तो यू कैन चेक ऑफ इट। फ्यू पॉलिसीज़ आर निर्यात बंधु स्कीम, देन दिस इलेक्ट्रॉनिक आईसी, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कोडर, देन इलेक्ट्रॉनिक बैंक सर्टिफिकेट, ऑनलाइन इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन। ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, और आपको मिनिस्ट्री लेवल तक, मतलब मिनिस्टर्स तक आपकी इंफॉर्मेशन और अप्रूवल्स वहाँ से आपको ऑनलाइन मोड में ही दे दिए जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। तो इस तरीके की कुछ फैसिलिटीज़ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, तो ये उसके अंदर आता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। Another topic, this is also small topic, small topic is GDP। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि मोटा मोटा कितना प्रोडक्शन एक देश अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में करता है। मतलब आपके देश में जितना मैन्युफैक्चरिंग होता है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, सो उनको मेजर करने के लिए एक मेजर टूल बनाया गया है जीडीपी, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू एडेड क्रिएटेड थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड यूजुअली एक साल में जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, तो यूजुअली एक साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज आपके देश में प्रोड्यूस की गई है, उसका जो नंबर होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। ओके। इट ऑल्सो मेजर्स इनकम अर्नड फ्रॉम प्रोडक्शन, मतलब आपने कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करके कितना पैसा कमाया है, वो भी वही फिगर एक्चुअली जीडीपी दिखाता है, बिकॉज इट इज़ यूजुअली इन रुपीज़ और डॉलर्स। तो वो बताता है कि इतने डॉलर का जीडीपी है, यानी कि इतने डॉलर की सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस हुए। सपोज मेरा एक देश है और मेरे देश में मैं पानी की बॉटल बनाता हूँ और ये पानी की बॉटल 10 रुपीज़ की है, तो जीडीपी हो गई 10 रुपीज़, क्योंकि ये देश में सिर्फ एक बॉटल बनती है। अब ऐसी 1,000 बॉटल बनती है तो जीडीपी हो गई 10,000। ठीक है, दिस इज दैट। जीडीपी को मेजर करने के लिए क्या होता है, टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इम्पोर्ट्स, मतलब आपने कितना पैसा उन चीज़ों को बनाने में खर्च किया है माइनस वो वाला अमाउंट जो आपने इम्पोर्ट में लिया है, क्योंकि इम्पोर्ट के लिए जो आपने किया वो तो आपने बाहर से मंगवा लिया, आपने प्रोडक्शन तो उसमें कुछ किया नहीं। सो टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इम्पोर्ट, ये इसका एक फॉर्मूला है। देन देर आर टू काइंड्स ऑफ जीडीपी। देखो अब ये फिगर कभी कभी आता है, वन इज करंट जीडीपी, वन इज रियल जीडीपी। तो क्या होता है, देखो एक होता है कॉन्सेप्ट बेस ईयर का, एक करंट ईयर का। मतलब इफ आई वॉज प्रोड्यूसिंग 10 बॉटल्स, यदि मैं 10 वाटर बॉटल इस साल बनाता हूँ, तो ये बॉटल 10 रुपीज़ की है, तो 10 × 10 100 रुपीज़ का मेरा जीडीपी हो गया। मैं आज से 10 साल पहले 10 बॉटल ही बनाता था, लेकिन तब ये बॉटल 1 रुपए की थी, तो 10 × 1 10 रुपीज़। तो मतलब 10 साल पहले 10 रुपए का जीडीपी था, 10 साल बाद 100 रुपए का जीडीपी है। तो आप क्या कहेंगे कि 10 टाइम्स हमारा जीडीपी बढ़ गया 10 साल में। पर बढ़ा नहीं ना, क्योंकि प्रोडक्शन तो सिर्फ 10 बॉटल्स का ही हुआ है, पहले भी 10 का ही हुआ था, अभी भी 10 का हुआ है। तो इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए रियल जीडीपी पिक्चर में आता है। रियल जीडीपी में क्या करेंगे, क्वांटिटी रखेंगे इस ईयर की और प्राइस रखेंगे बेस ईयर की, मतलब जिसको भी आप बेस ईयर मानते हैं। बेस ईयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप, मतलब नेचुरल कैलेमिटीज, वॉर वगैरह ये बिल्कुल नहीं के बराबर हुए हैं। सबसे कम नुकसान जिन ईयर्स में हुआ है उसको बेस ईयर आप मान लेते हैं, यूजुअली 2011 को मानते हैं, 2011 वॉज द बेस ईयर। तो 2011 में जो बॉटल की प्राइस रही है, उस प्राइस से इस साल आपने कितनी क्वांटिटी बनाई है बॉटल्स की, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रियल जीडीपी मिलेगा। इससे पता चलेगा कि प्रोडक्शन में ग्रोथ कितनी हुई है, क्योंकि प्राइस तो सेम कर दिया आपने, 2011 की जो प्राइस थी अभी भी उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब जीडीपी तब बढ़ेगा जब आपने ज़्यादा बॉटल्स बनाई होंगी, तो उससे पता चलेगा कि एक्चुअली प्रोडक्शन बढ़ा है कि नहीं। दूसरा, जीडीपी कैलकुलेट करने का ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्लीकेबल है, और ये कुछ इंफॉर्मेशन दी रहती है। देखो प्रोडक्शन में जो भी चीज़ें अपन देश में प्रोड्यूस करते हैं उनका क्या करते हैं, या तो हम कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब हाउस होल्ड लोग, प्राइवेट कंजम्पशन, या तो फिर उस प्रोडक्शन वाली चीज़ को एज ए इन्वेस्टमेंट यूज़ करते हैं, मतलब मैं एज ए कंपनी वो चीज़ खरीदता हूँ ताकि मैं उससे कुछ और बना सकूँ। सपोज दूध है, तो दूध को या तो मैं कंज्यूम करने के लिए यूज़ करूँगा, या तो दूध दुकान पे खरीदूंगा ताकि चाय बना के बेच सकूँ। तो दैट इज़ ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यदि उसी दूध को कोई गवर्नमेंट की कंपनी खरीद के चाय बनाती है तो दैट इज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट कंजम्पशन प्लस ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ बनाने के अलावा जो सब्सिडीज वगैरह दे के जो इन्वेस्टमेंट करती है, वो भी तो सर्विस क्रिएट करने में ही काम आता है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इसको करेंगे। प्लस जितना आपने इसमें से एक्सपोर्ट किया, ये तो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन वगैरह सब यहीं पे हो गया, गवर्नमेंट भी यहाँ की, प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ की, प्राइवेट कंजम्पशन भी यहाँ का। इसके अलावा जो आपने भेजा है बाहर, वो भी तो आपने प्रोड्यूस किया अपने देश में, वो भी तो एक्सपोर्ट है, तो उसको भी ऐड करते हैं और इम्पोर्ट्स को माइनस कर देते हैं। कि जो आपने बाहर से मंगवाया उसको माइनस कर दो, तो आपको नेट जीडीपी मिल जाता है कि एक्चुअली में आपका जीडीपी कितना है। तो ये फॉर्मूला है, यदि आपने कुछ मिस किया हो तो आप दोबारा रिवाइंड करके एक बार समझ लो कि जीडीपी क्या है। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल एजेंसी इस जीडीपी की फिगर को कैलकुलेट करती है। ओके, तो दिस वाज अबाउट जीडीपी। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फ्लेशन। ये बड़ा सस्ता सा टॉपिक है, सस्ता सा महंगा टॉपिक है, सॉरी। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई।
तो कॉफ़ी 1970 में $0.25 की मिलती थी, अब 2020 में वो $1.59 की मिलती है। तो ये इन्फ्लेशन हो गया, मतलब महंगाई हो गई। वही कॉफ़ी वही कप पहले 25 सेंट का या 25 पैसे का मिलता था, जैसे आपने आजी आबा को कई बार बोलते हुए सुना होगा अपने घर के एल्डर्स को कि हमारे टाइम पे तो 1 रुपए के इतने काजू मिलते थे, इतने आम मिलते थे। तो अब इन्फ्लेशन है, अब महंगाई बढ़ चुकी। ओके, महंगाई बढ़ने का मतलब है कि आपकी रुपी की परचेसिंग पावर कम हो गई। रुपये की परचेसिंग पावर कम हो गई का मतलब क्या है कि 1 रुपए से आप पहले जितना खरीद पाते थे, अब 1 रुपए से उतना नहीं खरीद पाते, तो उस 1 रुपए की पावर रिड्यूस हो गई है। सो डिक्लाइन ऑफ परचेसिंग पावर, इट इज रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। इट्स अ ब्रॉड मेजर, ठीक है, ओवरऑल प्राइस को देखता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज की प्राइस को नहीं देखता, ओवरऑल प्राइस को। और इसको कैलकुलेट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग एक देश में कितनी है वो भी हमको पता होना चाहिए। जैसे हम यूजुअली शिरडी कोपरगांव में रहते हैं तो हमको लगता है कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, वही हम बैंगलोर या पूना जाते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। ओके, यदि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो क्या करेंगे? महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई बहुत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोग प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं। लोग प्रोडक्ट क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसा है। तो गवर्नमेंट क्या कोशिश करेगी? ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगी कि उनके पास से पैसा कम हो जाए, तो उनके टैक्सेस बढ़ा देगी, टैक्स रेट्स बढ़ा देगी, इंटरेस्ट बैंक से बढ़वाने को बोलेगी। तो जब इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो लोग लोन कम देंगे, तो इन्वेस्टमेंट अपने आप कम हो गया। इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो सेविंग ज़्यादा करेंगे, तो सेव कर लेंगे लोग। टैक्स बढ़ा देंगे तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, खर्च करने के लिए पैसा बचेगा नहीं ना, क्योंकि वो टैक्स में दे चुके हैं, तो वो पैसा वहाँ पे चला जाएगा। तो अल्टीमेटली उनके पास खर्च करने के लिए पैसे कम होंगे और ये इन्फ्लेशन ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो अपने आप ही कंपनी को प्राइजेस कम करने पड़ेंगे। ओके, 3 टाइप के इन्फ्लेशन यहाँ पे बताए। वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश और बिल्ट इन। देखो ध्यान से, इतना कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। डिमांड पुल मतलब जब डिमांड बढ़ती जाती है चीज़ों की, बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते जाते हैं और बढ़ती हुई डिमांड की वजह से प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी पीछे रह जाती है। मतलब 10 को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मांग 15 रहे, तो अपने आप सपोज आई एम हैविंग 10 वाटर बॉटल्स और मांगने वाले लोग 20 आ गए, तो फिर मैं अपने आप इसकी प्राइस बढ़ा दूंगा कि भाई जो ज़्यादा देगा वो ले लो। एक ही बॉटल बची है, 4 लोग आ गए, तो मैं बोलूँगा ठीक है जो ज़्यादा दे सकता है ले लो, तो अपने आप महंगा हो गया है। तो दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो होता है जब इस बॉटल को बनाने की कॉस्ट ही बढ़ गई, लेबर बढ़ गया, प्लास्टिक महंगा हो गया, मशीन महंगी हो गई, तो देन दिस इज rise in production cost. Okay, so this is a cost push inflation. लास्ट इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन में क्या है कि जैसे मान लो प्राइजेस ज़्यादा, ठीक है, तो अब प्राइजेस चीज़ों की ज़्यादा है तो सैलरी भी ज़्यादा लगेगी लोगों को। सैलरी ज़्यादा लगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया ना, अब चीज़ों की रेंट बढ़ गया, बॉटल महंगी हो गई, सब चीज़ें महंगी हो गई, तो फिर उनकी सैलरी भी ज़्यादा लगेगी। तो ये बिल्ट इन है कि अपने आप प्राइस बढ़ाते जाओ, लोग सैलरी ज़्यादा डिमांड करेंगे, एंड दैट इज व्हाट। ओके, these are three indexes after that: consumer price index, wholesale price index, producer price index। इनको देखना है कभी डिटेल में तो मेरे कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैंने इंडेक्स एक्सप्लेन किया है, अभी इतना रिलेवेंट नहीं है, बट यहाँ पे देख सकते हो कि ये 3 कुछ इंडेक्सेस हैं। ये इंडेक्सेस यूजुअली देखे जाते हैं देश ग्रो कर रहा है या कम हो रहा है कैसे, उसके लिए। ओके, तो दीज आर इन्फ्लेशन इंडेक्स जिनसे हमको पता चलता। देन कितना परसेंट इन्फ्लेशन हुआ है वो कैसे पता करेंगे? तो हम फाइनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू अपॉन इनिशियल, मतलब फाइनल 10 वैल्यू है और इनिशियल 5 थी, इन 200, मतलब 200% इंक्रीज हो चुका है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का रेट काउंट करने के लिए ये फॉर्मूला है। ओके, चेंज इन रुपी वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग दिस इन्फ्लेशन। हाँ, रुपी की वैल्यू में कितना चेंज आ गया है उसको आप इन्फ्लेशन रेट से सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। तब रुपी और कितना महंगा हो गया, पहले जो वैल्यू थी और अब जो वैल्यू है उसमें क्या चेंज है। यूजुअली हमेशा इन्फ्लेशन बुरा ही होता है ऐसा, थोडंफार इन्फ्लेशन चांगलं पण आहे, मतलब थोड़ा इन्फ्लेशन अच्छा भी है। हो सकता है कि 2% तक, 2.5 या 1.5 से 2.5 के बीच में कहीं पे यदि रहता है तो दैट इन्फ्लेशन इज गुड, उतना होना भी चाहिए, वरना अननेसरी लोग डिमांड करने लगते हैं। लेकिन अति ज़्यादा इन्फ्लेशन बुरा होता है, तो 2% इज गुड विच कैन बी मेंटेन। तो इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन फॉर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री जो अभी ग्रो हो रही है ना उनके लिए मुश्किल। ठीक है, सो दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट इन्फ्लेशन।
नाउ द फाइनल टॉपिक, दिस इज नेशनल इनकम। ओके, नेशनल इनकम को चैन से पढ़ना है तो मेरे अराउंड 10+ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम मतलब देश की इनकम। अब देश का कोई बंदा अमेरिका में रह के पैसा कमाता है तो भी वो बंदा तो देश का ही है। ओके, तो हो सकता है मैं 2 महीने जॉब करने अमेरिका चला जाऊं, लेकिन मैं पैसा तो कमा रहा हूं और इंडिया की कंपनी ने मुझे अमेरिका भेजा है, या फिर मैं एक इंडियन हूं, 2 महीने के लिए अमेरिकन कंपनी ने मुझे जॉब दिया है, तो मुझे जो सैलरी मिल रही है वो तो आएगी इधर इंडिया में ही काउंट होगी, अनटिल अनलेस मैं वहाँ का सिटीजन बन जाऊँ, तो फिर मैं यहाँ के लिए नॉन रेसिडेंट हो जाऊँ। ठीक है, तो जो देश के लोग पैसा कमाते हैं दैट इज नेशनल इनकम। टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशन, पूरे देश ने जो प्रोड्यूस किया है दैट इज नेशनल इनकम। इसको कैलकुलेट करने के एक ही फॉर्मूला है, ये दो जो दिख रहे हैं ये एक ही है एक्चुअली में। फर्स्ट इज कंजम्पशन पे जो आपने खर्च किया है वो आपकी इनकम का ही हिस्सा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स बाय द कंपनीज, एक्सपोर्ट्स, इन चारों चीज़ों को ऐड करेंगे, इंपोर्ट को माइनस करेंगे, फॉरेन प्रोडक्शन बाय नेशनल रेसिडेंट, मैं जो बोल रहा था फॉरेन में प्रोड्यूस किया है लेकिन किया देश के बंदे ने, तो उसको ऐड करेंगे, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय नॉन नेशनल रेसिडेंट मतलब कोई फॉरेन का बंदा जिसको आपने यहाँ पे जॉब दी है और वो आपसे कुछ पैसे ले गया, तो उसको आप माइनस कर दें। तो जो आने वाला है इंपोर्ट, इंपोर्ट आया मतलब पैसा चला गया, तो जो जाने वाले पैसे हैं ना, कौन से जा रहे हैं, एक तो कोई दूसरा आदमी सैलरी लेके जा रहा है और इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, तो जो पैसे जाने वाले हैं उन दोनों को माइनस किया और जिन जिन चीज़ों से पैसे आने वाले हैं उनको ऐड किया। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला है। इसमें आप देखो ऊपर की ये जो कुछ चीज़ें आपको दिख रही है, कंजम्पशन से लगा के इंपोर्ट तक, कंजम्पशन से लगा के इंपोर्ट तक का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है, अभी देखा था हमने, जीडीपी। ये देखो, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये जो ऊपर का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का ऊपर की जो 4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं, वो जीडीपी होती है, तो ये नीचे का फॉर्मूला बन गया कि आपने ऊपर की 5 चीज़ों को रिप्लेस करके जीडीपी लिख दिया, तो जीडीपी प्लस फॉरेन प्रोडक्शन बाय नेशनल रेसिडेंट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय नॉन नेशनल रेसिडेंट, तो ये फॉर्मूले हैं नेशनल इनकम के। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें से, न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियोस के साथ आगे मिलेंगे। थैंक यू बेटा।